हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज एडिक्ट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का चैप्टर नंबर 1 फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया के एमसीक्यूज। जैसे कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि इन दिनों में आपका पढ़ाई कुछ ज़्यादा ही हो गया है और इतना ज़्यादा हो गया है कि एग्ज़ाम्स के दिन चल रहे हैं और आपका फियर का लेवल बहुत बढ़ते ही जा रहा है। तो इसीलिए मैंने प्लानिंग किया कि आपके फियर का लेवल थोड़ा कम कर देते हैं। हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज बनाते हैं जिससे आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके आपके फ्रेंड को सपोर्ट कीजिए। सो दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इज। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। तो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का पर्पस क्या है, क्या ज़रूरत है, उसका काम क्या है बनाने का, तो आज हम देखते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है टू एंश्योर दैट द पेशेंट रिसीव ड्रग्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी। बोला है कि पेशेंट, हमें ये एंश्योर करना, ये पता लगाना है कि जो पेशेंट है वो बराबर से जो ड्रग ले रहा है वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं। सेकेंड ऑप्शन है to ensure that the drug should be tested and evaluated for the safety as well as efficacy for intended use। मतलब क्या, जो ड्रग हम मार्केट में देने वाले हैं उसको वो टेस्ट किया हुआ है कि नहीं, अगर टेस्ट किया तो उसको सेफ्टी पर्पस के लिए निकाला है कि नहीं, वो सब चेक करने के लिए फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का काम है। फिर थर्ड दिया हुआ है इट शुड बी एसोसिएटेड विद द हेल्थ ऑफ सोसाइटी, मतलब सोशल हेल्थ के लिए, एंड ऑल ऑफ द अबव। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यस, एक फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का पर्पस क्या है कि उसको एंश्योर करना है कि पेशेंट ने जो ड्रग लिया वो प्रॉपर क्वालिटी का है कि नहीं। सेकेंड, वो जो ड्रग है वो टेस्ट किया हुआ है कि नहीं। थर्ड, कि जो भी चीज़ें हैं ये सोसाइटी के हेल्थ के लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड क्वेश्चन है For the first time in India, the chemist shop was opened in about dash by Mr. Badgate। तो बादगेट इंडिया में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया में कहाँ पर जहाँ पर शॉप ओपन किया वो ईयर कौन सा था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1810, 1811, 1812 एंड 1814। गाइज, मैं अभी भी बोल रहा हूँ ईयर्स को एकदम अच्छे से याद रखो क्योंकि एग्जाम में ईयर्स के रिलेटेड पीजे में क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1811। यस, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द केमिस्ट शॉप वॉज ओपन इन अबाउट 1811 बाय मिस्टर बादगेट। थर्ड क्वेश्चन इज इन 1910 द ईस्ट इंडिया कंपनी इन कैलकाता स्टार्टेड द मैन्युफैक्चर ऑफ डैश। जो आपको बता दूं कि 1811 के बाद 100 साल के बाद, पूरे 100 साल के बाद ये जो कंपनी आई थी, 1811 मतलब मिस्टर बादगेट का, उसके बाद 100 साल के बाद ये जो कंपनी ने क्या किया, पहला कलकत्ता में कुछ चीज़ों का मैन्युफैक्चर स्टार्ट किया। कौन सा था? टिंचर, स्पिरिट, बोथ ए एंड बी, मतलब टिंचर स्पिरिट दोनों भी, और नन ऑफ द अबव। And the correct answer is option C, both A and B. Yes, in 1910, the East India Company in Calcutta started the manufacture of tincture and spirit. Fourth, DEC means, अब DEC का फुल फॉर्म क्या है? ड्रग इंक्वायरी कमेटी। इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं, पर यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ड्रग इंक्वायरी कंपनी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी। गाइस देखो, ये बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्पेलिंग अगर जिसके प्रॉपरली पता नहीं होता तो वो इस समय बहुत गलती कर सकता है। तो आपको यहाँ पर कमेटी का स्पेलिंग आपको पता लगाना है कि इसमें करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट वाला है कि थर्ड वाला है कि फोर्थ वाला है। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी। यस, DEC मीन्स ड्रग इंक्वायरी कमेटी, और कमेटी में डबल M और डबल T आता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिफ्थ, ऑल आर द रिकमेंडेशन ऑफ DEC एक्सेप्ट। यहाँ पर जितनी भी चीज़ दी है सब ड्रग इंक्वायरी कमेटी का रिकमेंडेशन है, रिकमेंड किया है, बट कुछ चीज़ें हैं इसमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, क्रिएशन ऑफ ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, स्टैब्लिशमेंट ऑफ वेल इक्विपाइड CDL मतलब सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी with not expert staff, and D दिया है appointment of advisory board to advise government in making rule. And your correct answer is option C, establishment of well equipped central drug laboratory
विथ नॉट एक्सपर्ट स्टाफ, बल्कि यहाँ पर एक्सपर्ट स्टाफ लगता है और यहाँ पर नॉट लिखा है, तो आपको ये चीज़ें समझना है। अभी यहाँ पर देखो क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल बनाना बहुत जरूरी है। सेंट्रल और इवन उन लोगों ने स्टेट फार्मेसी काउंसिल भी बनाने के लिए कहा, जो लोगों के स्टूडेंट्स के एजुकेशन प्लस ट्रेनिंग पे ध्यान देंगे। और क्रिएशन ऑफ ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट इसीलिए क्योंकि वो सेंटर में रहेगा और उसके बहुत सारे ब्रांचेस अलग अलग जगह पे रहेंगे, जिससे मॉनिटर अच्छे से हो जाएगी। और सी ऑप्शन दिया है कि जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी बनाएंगे वहाँ पर एक्सपर्ट स्टाफ चाहिए, यहाँ पर नॉट लिखा है। और फोर्थ है अपॉइंटमेंट ऑफ एडवाइजरी बोर्ड टू एडवाइस गवर्नमेंट, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो यह करेक्ट, तो आपको याद रखना है यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा जो गलत है वो है ऑप्शन सी। 6. टू कंट्रोल द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन डैश। देखो क्या हुआ था कि जब ना वॉर चल रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा हो रहा था कि बाहर की कंट्री से जो हमारे यहाँ पर दवाइयाँ आ रही थी वो कहीं ना कहीं इन्फीरियर क्वालिटी की आ रही थी, तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, हमारे लोग मर रहे थे, पहले ही वॉर हुआ है, ऊपर से लोग मरते जा रहे हैं। तो तभी हमारे काउंसिल ने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने टू कंट्रोल द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, जो बाहर से ड्रग आ रहे, जो इम्पोर्ट हो रहा है ड्रग, उसके लिए एक ड्रग बिल बनाया। वो कौन से ईयर में था? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1937। यस, टू कंट्रोल द import of drug, the import of drug bill was introduced in 1937. 7. In which year drug act 1940 came into the force? अभी क्या बोला है, कौन से ईयर में ड्रग एक्ट 1940 फोर्स में आया? क्योंकि ड्रग एक्ट 1940 में बना, पर वो फोर्स में कब आया, कब उसके रूल्स फोर्स में आने लगे, कब उसके लोग उसके जो रूल्स है वो लागू होने लग गए? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया 1945, 1940, 1948, 1947. And your correct answer is option D 1947. Yes, in which year drug act 1940 came into the force? Your correct answer is 1947. 1940 में तो वो सिर्फ आया एक्ट, बट 19 मतलब 7 साल के बाद वो एक्ट लागू हो चुका। 8. In 1903 under the leadership of Professor T.K. Gazar, a small factory was started at, वो small factory कहाँ पर बना था? ऑप्शन दे कलकत्ता, परेल, बंगाल and Delhi. And your correct answer is option B, Parel. Yes, in 1903 under the chairmanship of Professor T.K. Gazar, a small factory was started at Parel. 9. In 1931 Drug Inquiry Committee was constituted under the chairmanship of Dash. अब यहाँ पर पूछा है कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी किसके चेयरमैनशिप में बनी? यहाँ पर ऑप्शन दिया है लेट कोल, RL चोपड़ा, रामनाथ चोपड़ा, राम नारायण चोपड़ा, नन ऑफ द अबव। तो गाइस मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आपके बुक में जब आप बुक पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है लेट कोल RN चोपड़ा, यहाँ पर RL चोपड़ा, तो ये आंसर नहीं है। तो RN का फुल फॉर्म क्या है? रामनाथ चोपड़ा है कि राम नारायण चोपड़ा है? मेरा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रामनाथ चोपड़ा। याद रखना कि RN का फुल फॉर्म है रामनाथ। सो इन 1931 ड्रग इंक्वायरी कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रामनाथ चोपड़ा। 10. In 1940, government brought Dash Act to regulate the import, manufacture, sale and distribution of drugs in British India. कौन सा एक्ट ऐसा है जो रेगुलेट करता है हमारा इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग? कहीं ना कहीं वो ड्रग से रहेगा, इसलिए ड्रग एक्ट रहेगा, इसलिए वो ड्रग की बात कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया है फार्मेसी एक्ट, ड्रग बिल एक्ट, DNC एक्ट एंड ऑप्शन डी इज ड्रग एक्ट। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ड्रग एक्ट। In 1940, government brought Drug Act to regulate the import, manufacture, sale and distribution of drugs in British India. Hope so guys, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए। और अगर किसी को कोई भी बातों का डाउट है तो मुझे वो इंस्टा पे मैसेज कर दे।